इट इज यूज्ड फॉर रिपेयरेबल आइटम। ये उनके लिए यूज करते हैं जो आइटम हमारे पास क्या है, रिपेयरेबल हैं, रिपेयरेबल आइटम के लिए, है ना। कैसे, ऐसे, इट इज यूज्ड फॉर रिपेयरेबल आइटम। जैसे मान लो मैंने एक बल्ब लिया और मैंने उसको यहां से यूज करना शुरू किया, t इक्वल टू 0 पे यहां शुरू किया और चल रहा है बल्ब, यहां फेल हो गया। क्या हो गया, फेल। अब मैंने उसको यहां से यहां तक रिपेयर किया, यहां से यहां तक क्या हुआ, रिपेयर किया है। सॉरी, मान लो मैंने मेंटेनेंस किया, रिपेयर किया और फिर से वो प्रोडक्ट यहां से चल रहा है, यहां फेल हो गया, फिर मैंने रिपेयर किया, फिर से चल रहा है, वो फेल हो गया, रिपेयर किया, है ना, चल रहा है, फेल हो गया, रिपेयर किया, चल रहा है और फेल हो गया। भाई साहब ऐसे तो थोड़ी ना कि ऐसे फेल हो गया, रिपेयर हो गया, फेल हो गया, रिपेयर करते करते आप चला दिए 2-4 पीढ़ी तक, ऐसे नहीं होता ना। एक टाइम आता है जब उठा के फेंक देते हैं, बता हो गया भाई तुम्हारा काम। मैंने बोला यहां पे मैंने उसे फेंक दिया। तो बेसिकली जो एमटीबीएफ है, एमटीबीएफ कैसे डिफाइन करते हैं, एमटीबीएफ इज इक्वल टू टोटल डिवाइस आवर, टोटल डिवाइस आवर, है ना, डिवाइड बाई नंबर ऑफ रिपेयर, नंबर ऑफ रिपेयर या नंबर ऑफ फेल्योर। अब जैसे मान लो कि मैंने बोला यहां से लेके यहां तक आपने यहां शुरू किया और यहां फेंक दिए, और मैंने बोला एग्जांपल में कि लेट से टोटल डिवाइस आवर, टोटल डिवाइस आवर, है ना, 20,000 घंटे मैंने रिपेयर कर करके टोटल 20,000 घंटे तक उसको सर्वाइव कराए थे। ठीक है, नंबर ऑफ रिपेयर कितना हमारे पास है, या नंबर ऑफ फेल्योर, नंबर ऑफ रिपेयर, समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड नंबर ऑफ फेल्योर, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 4। तो एमटीबीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, इट इज 20,000 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 5,000 आवर, है ना। दिस इज कॉल्ड एमटीबीएफ। क्लियर है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एमटीबीएफ। एक बार आपने यहां रिपेयर किया, यहां ऐसे ऐसे चल रहा है। क्या एमटीटीपी लिखा है, एमटीबीएफ, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास होता है एमटीटीआर। व्हाट इज एमटीटीआर, मीन टाइम टू रिपेयर क्या है, मीन टाइम टू रिपेयर क्या है, इसको भी समझ लो। इट रेफर्स टू एवरेज टाइम, है ना, फॉर रिपेयर। इट रेफर्स टू द एवरेज टाइम फॉर रिपेयर। जैसे मान लो कि आपने देखो एक बार यहां रिपेयर किया है, लेट्स से दिस इज T1, एक रिपेयर आपने यहां किया है T2, एक रिपेयर आपने यहां किया है T3 टाइम लगा, और एक रिपेयर आपने यहां किया है T4 टाइम किया है ना। यहां भी रिपेयर है, यहां भी रिपेयर है, यहां भी रिपेयर है ना। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल हमारा रिपेयर टाइम कैसे निकलेगा, MTTR जो है इन्हीं का क्या है, एवरेज है, T1 प्लस T2, है ना, अप टू Tn डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, n। तो जितनी बार आपने रिपेयर किया उसका टाइम डिवाइड बाय कितनी बार रिपेयर किया है, ऐसे निकलता हमारा एमटीटीआर। फटाक से इन तीनों को नोट कर लो, अगर नहीं नोट किया तो जल्दी से।
चलो, डिवाइस टाइम में यहां पर जो MTBF को कैलकुलेट करने का जो तरीका है उसमें ये टाइम है, उसमें ये टाइम एडेड है, तो आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। दो, ये जो अभी 500 आया है, समझो क्या है ये 500 जो आया है वो क्या है कि दो फेल्योर्स के बीच का टाइम। अच्छा देखो, और जो ये MTTR है वो क्या है, इन जनरल रिपेयर करने का टाइम क्या है। अब देखो यहां से हम आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार किए, अब जरा समझिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, अब आपको हम क्वेश्चन समझाते हैं, मजा आ रहा है। अब देखो एक चीज समझो, एक चीज समझो, आपको दिखाते हैं। अगर पूछा जाए कि ये बताओ MTBF और MTTF और MTTR में क्या रिलेशन है, तो एक पॉइंट बहुत ध्यान सुनिएगा, जिसे मान लो, चलो एक क्वेश्चन, MTBF इज इक्वल टू MTTF माइनस MTTR, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, MTBF इज इक्वल टू MTTF प्लस MTTR, ऑप्शन सी, MTBF इज इक्वल टू MTTF, है ना, इंटू MTTR। चलो ऑप्शन डी, MTTF इज इक्वल टू MTBF इंटू MTTR। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू जितना मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से दिमाग लगाइए और बताइए। वेरी गुड। अब देखो यही बात है, यहां से समझो, जैसे मान लो यहां से दिखाते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक रिपेयरेबल आइटम है और मैंने यहां से उसको यूज करना शुरू किया और वो यहां से यहां तक गया, यहां फेल हो गया, और फिर यहां से यहां तक चला, रिपेयर किया मैंने और फिर यहां फेल हो गया। तो बेसिकली दो फेल्योर्स के बीच का जो टाइम है, दिस इज कॉल्ड MTBF, दिस इज कॉल्ड MTBF। और ये हमारा क्या भाई, MTTR है, और ये जो यहां से यहां तक है ये क्या हो जाएगा, MTTF। सो बेसिकली हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है MTBF इज इक्वल टू MTTF प्लस MTTR। दिख रहा है ये, MTBF इज इक्वल टू, है ना, MTTF प्लस MTTR। और अगर मान लो यहीं पे लिख देते, अगर MTTR का वैल्यू 0 हो गया, इफ MTTR इज इक्वल टू 0, देन उस समय पे MTTF और MTTF दोनों क्या हो जाएगा, सेम। और ये कैसे होगा समझो, मान लो कि कोई एक आइटम है, फेल होता है और आप रिपेयर ना करके उसे सीधे रिप्लेस कर देते हो, तो भाई रिप्लेस करने का मतलब है कि आप उसे ऐसे यूज करो जैसे वो MTTF है, जैसे वो नॉन रिपेयरेबल आइटम है, तो उस समय तो MTTF और MTBF दोनों सेम ही होगा यार। क्लियर है?
चलो अब देखो ये जो MTTF MTBF हमने पढ़ा है ये हम किसके लिए पढ़ रहे थे, ये सारी कहानी हमने पढ़ा है किसके लिए, उस लैम्डा के लिए जो हमारा कहां था फेल्योर रेट, ये लैम्डा के लिए, ये हमारा लैम्डा था जिसके लिए हम ये सब कहानी पढ़ रहे थे। अब ये लैम्डा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके हिसाब से। अब देखो ये लैम्डा क्या है, नाउ 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 इस लैम्डा की बात करते हैं। दो लैम्डा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा इक्वल टू 1/MTTF किसके लिए, फॉर नॉन रिपेयरेबल आइटम। अगर कोई आइटम नॉन रिपेयरेबल आइटम है तो उसका लैम्डा कैसे निकलेगा, 1/MT। अभी हमने सीखा MTTF कैसे निकालते हैं, सो 1/लैम्डा कर दोगे या 1/MTTF कर दोगे तो क्या आ जाएगा लैम्डा, एंड दिस इज यूज्ड फॉर नॉन रिपेयरेबल आइटम। और इसका मतलब नॉन रिपेयरेबल आइटम के लिए रिलायबिलिटी कैसे लिखी जाएगी, इट इज e टू द पावर माइनस लैम्डा दैट इज 1/MTTF इनटू क्या हो जाएगा T। This is the formula to calculate the reliability when the component is non-repairable. Now, lambda is equal to 1/MTBF. MTBF. Lambda equal to 1/MTBF for repairable item. फॉर रिपेयरेबल आइटम। अब अगर कोई आइटम रिपेयरेबल है तो उसका लैम्डा कैसे लिखेंगे, फॉर रिपेयरेबल आइटम लैम्डा इक्वल टू 1/MTBF। और इसका रिलायबिलिटी कैसे निकालेंगे, RT विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1/MTBF इंटू T। अब जैसे मान लो कि कोई सिस्टम है, जैसे मान लो अब कोई सिस्टम है ना, और मान लो कि इन्होंने इसका लैम्डा 1 दे दिया, इसका लैम्डा 2 दे दिया और दोनों सीरीज में है। अब हमसे पूछता है कि बताओ इस सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होगा। अब टेंशन नहीं है भाई, अपन निकाल लेगा इसको। अब हम लोग इसकी रिलायबिलिटी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, अब देखो इसकी रिलायबिलिटी निकालो, इसकी R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट इज e टू द पावर माइनस लैम्डा 1T, और इसका R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज e टू द पावर माइनस लैम्डा 2T। एंड सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो आप लिख दोगे रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम एंड दैट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 एंड दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा 1T into e to the power minus lambda 2T, which means e to the power minus lambda 1 plus lambda 2T.
क्लियर टू ऑल, नोटेड ऑल क्लियर? सर वाई, अरे ये फार्मूला है यार, ये मैं नहीं डिराइव करता हूं, है ना शारिक। देखो ये क्या है ना कि दिस लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एमटीटी ए बी एफ है। ये टू कैलकुलेट द रिलायबिलिटी व्हाई यू आर यूजिंग एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई यू आर यूजिंग फार्मूला, तो ये इट इज गिवन बाय समवन एल्स। तो ये मैंने नहीं डिराइव किया है, ये रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने का इन्होंने ये एक फार्मूला निकाला हुआ है कि भाई आप एमटीटीएफ निकालिए इस तरीके से, उसका लैम्डा से आप रेसिप्रोकल करिए, तो उससे निकलता है हमारा क्या है, लैम्डा फेल्यूर रेट। वैसे भी इसके अगर बहुत डीप में जाएंगे तो इसकी एक लॉजिक होता है कि वाई वी टेक इनवर्सली, पर उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। नोट कर लिया भाई, नोटेड ऑल क्लियर? नोटेड ऑल, डन? कितना लिख रहे हो भाई? चलिए लेट्स गो विद वन क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर निकालो। एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, फटाक से इसका आंसर निकालो। क्या करोगे ब्रेक लेके यार, 4 घंटे की क्लास में भी ब्रेक लोगे क्या? हाँ। थोड़ा सा क्या है ना, लिख के आपके लिए रखिए तो इससे फायदा ये होता है कि थोड़ा टाइम बच जाता है। जैसे ये रेगुलर बैच में जब हम लोग पढ़ाते तो इतना लिख के नहीं रखते, तो फिर हम लोग वहाँ पे डिक्टेट कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। पर आपके लिए टाइम बहुत कंस्ट्रेंट है, इसलिए बहुत सारा चीज़ें मैंने पहले से बोर्ड पे लिख के रखते हैं कि थोड़ा सा टाइम आपका बच जाए। मिस्टर रजनीश कुमार, देखो क्या है ना कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। अब क्लास रेगुलर चल रही है तो इसी में सारा काम हो जाना चाहिए, उसमें होल्ड मत करो। लिखने का काम, पढ़ने का काम, जैसे अब ये सब्जेक्ट चल रहा है 4 घंटे का, इसी 4 घंटे में इसको निपटा डालो। इसको अगर पेंडिंग छोड़ोगे ना तो दिक्कत है, फिर वो पीडीएफ का एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा। सो इट इज एडवाइजेबल दैट कि जैसे क्लास चल रही है 4 घंटे का, इसी 4 घंटे में जिसका काम है करके खत्म करो। भूपेंद्र शर्मा गलत आंसर, नीरज सिंह गलत आंसर, मयंक गुप्ता, वरुण, ये अरे भैया कहा दे रहे हो आंसर यार, ऐसे करोगे क्या?
अरे यार भाई, मतलब ऐसे मत करो यार, सही आंसर निकालो यार। काफी लोगों ने गलत आंसर दिया और हमको बड़ा गुस्सा आया। भाई बात जरा पढ़िए, लिखा है रिपेयरेबल प्रोडक्ट और उसके लिए रिलायबिलिटी का फार्मूला ये दिया इन्होंने। अब जरा देखो तो आर टी बराबर क्या दिया, आर बराबर क्या होता है ई टू द पावर माइनस 0.004 टी, एंड फॉर ई टू द पावर ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू कितना 1 अपॉन एम टी टी एफ। ये एम टी टी एफ होगा कि एम टी बी एफ होगा, रिपेयरेबल आइटम है तो यहां पे क्या हो जाएगा ये एम टी बी एफ, इट विल बी एम टी बी एफ इंटू टी। सो यहां से इन दोनों कंपेयर करो तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन एम टी बी एफ दैट इज इक्वल टू 0.004, विच मीन्स एम टी बी एफ इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है ये, इट इज 250। अब ये तो कैलकुलेशन कर लिए होंगे ना, पर आपसे एम टी बी एफ नहीं पूछा है, एम टी टी एफ। एक चीज दिया है, रिपेयर टाइम दिया है 20 मिनट 20 घंटा 20 आवर दिया है रिपेयर टाइम। एम टी बी एफ इज इक्वल टू एम टी टी एफ प्लस एम टी टी आर, और एम टी बी एफ हमको कितना दिया है, एम टी बी एफ निकाल चुके हैं 250, एंड दैट इज इक्वल टू एम टी टी एफ हमको निकालना ही है प्लस 20, तो एम टी टी एफ आ जाएगा हमारा कितना 230। पर लोगों ने आंसर ए दे रखा था 250, आपका इंतजार कर रहा था ऑप्शन। ठीक है ना, काफी लोग देखो गलत दिए हो, मान रहे हो ना। चलो गुड, क्लियर टू ऑल। अच्छा जी, so the answer is 230। इस पर ईएस में ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है पहले, चलो कोई बात नहीं। अब जरा चलो इसी में थोड़ी सी आगे बात करते हैं। तो ये था हमारा एमटीबीएफ, एमटीटीएफ और ये रिलायबिलिटी, मतलब हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट की रिलायबिलिटी मिल गई तो हम लोग किसी भी सिस्टम की रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, एमटीबीएफ आ जाए, एमटीटीएफ आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। The most important term, well, there is one more term related to reliability. देख टर्म लिख रहा हूं मैं, अवेलेबिलिटी, ये साइज ठीक है। देखो एक टर्म है अवेलेबिलिटी, आप अभी पढ़े थे रिलायबिलिटी, अब हम बात करने जा रहे हैं अवेलेबिलिटी का, कि भाई ये अवेलेबिलिटी क्या है। बहुत ध्यान सुनिए, लिखेंगे बाद में, पहले समझना है कि ये अवेलेबिलिटी क्या है और ये मेंटेनेबिलिटी क्या है। देखो अवेलेबिलिटी का डिफिनीशन क्या लिखा है, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कंपोनेंट और सिस्टम is performing its required function at given point of time when it is used under stated operating condition। चलो अभी समझ में नहीं आया होगा। मेंटेनेबिलिटी क्या है, it is the product, it is the probability that a failed component or system will be restored
to a specific condition within the period of time when the maintenance is performed according to the prescribed procedure. अब ध्यान सुनिएंगे, जैसे मान लो कि आप हमारे पास आए कुछ मशीन खरीदने के लिए, या कोई इक्विपमेंट खरीदे, कोई मशीन खरीदे, फ्रिज, कूलर, व्हाटएवर, कुछ भी खरीदे आप, तो मैंने बोला सर इसको लेके जाओ, अगर ये फेल होता है ना, कुछ भी होता है, तो आप इसको इस तरीके से मेंटेन करना। मेंटेनेंस की बात चल रही है, देखो मेंटेनेबिलिटी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको, मैंने बताया, उसको एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर बताया कि सर पहले इसको ऐसे खोल लेना, फिर ये कर देना, फिर ये कर देना। मैंने प्रॉपर उसको एक प्रोसीजर बताया कि इस तरीके से मेंटेन करना। अगर आप इस तरीके से मेंटेन करोगे ना, तो ये 20 मिनट के अंदर रिपेयर हो जाएगा। ये मैंने बताया उनको, ये कंपनी ने दिया कि सर आप इस प्रोडक्ट को लेके जाइए, मैं इसकी बताता हूं कि ये 20 मिनट के अंदर रिपेयर हो जाएगा, अगर आप इसको इस तरीके से मेंटेन करोगे तो। प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। अब मैं गया घर लेके, उस मशीन को या उसकी इक्विपमेंट को मैंने यूज किया और वो फेल्ड हो गया। अब जब मैं उसको गया रिपेयर करने के लिए, उसी तरीके से रिपेयर कर रहा हूं जिस तरीके से भाई साहब ने बताया था, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 20 मिनट जो उन्होंने बताया था कि 20 मिनट के अंदर रिपेयर हो जाएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 20 मिनट के अंदर रिपेयर हो जाएगा? उसी प्रोबेबिलिटी को बोला गया है मेंटेनेबिलिटी। स्पेसिफिक कंडीशन विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब देखो, पढ़ो। इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फेल कंपोनेंट और फेल सिस्टम विल बी रीस्टोर्ड विद स्पेसिफिक कंडीशन, जैसा कंडीशन चाहिए उस कंडीशन में, विद इन द पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड ऑफ टाइम बताया था 20 मिनट में, उस टाइम पे वो, उतने टाइम में वो रिपेयर हो जाएगा। व्हेन द मेंटेनेंस इज परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब प्रोसीजर, जब मैं मेंटेनेंस वैसे ही करता हूं जैसा आपने बताया था, तो जैसा आपने बताया था मैं वैसा ही मेंटेनेंस करता हूं, उसी तरीके से करता हूं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गिवन टाइम है उसी टाइम में वो मेंटेन हो जाएगा, और उसी प्रोबेबिलिटी को क्या बोला गया है? मेंटेनेबिलिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंटेनेबिलिटी। क्लियर है? दूसरा क्या है? देखो, अवेलेबिलिटी। दूसरा हमारे पास क्या है? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है? It is the probability that a component or system is performing its required function at given point of time when it is used under the stated operating condition. अब बात समझिएगा अवेलेबिलिटी का, which is a very important point. अवेलेबिलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी क्या है कि जैसे मान लो कि मैं कभी भी अपने सिस्टम पे जाऊं या मशीन पे जाऊं या इक्विपमेंट पे जाऊं, वो सिस्टम काम करते हुए होना चाहिए, वो सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि मैं गया अपने मशीन पे काम करने के लिए, तो मैं देखा यार मेरा मशीन तो फेल हो चुका है, वो अंडर रिपेयर चल रहा है, तो वो अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए। अब मैंने पूछा कि अवेलेबिलिटी क्या है? मैं किसी भी टाइम पे जाऊं, मेरा मशीन मुझे काम करता हुआ दिखाई दे, मतलब वो अवेलेबल होना चाहिए काम करने के लिए, उसी को बोला गया अवेलेबिलिटी। लिखा, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट ऑफ सिस्टम इज परफॉर्मिंग इट्स रिक्वायर्ड फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप कभी भी जाते हैं, किसी भी वक्त जाते हैं, एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो मशीन है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। When it is used under the stated operating condition, जिस तरीके से बताया गया था आप उसी तरीके से यूज कर रहे हैं और वो आपका मशीन काम कर रहा है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? उसी प्रोबेबिलिटी को क्या बोला गया? अवेलेबिलिटी। मतलब मैं किसी भी टाइम पे जाऊं, मुझे मेरा मशीन काम करता हुआ दिखाई दे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? उसी प्रोबेबिलिटी को ही क्या बोला गया है यहां पर? अवेलेबिलिटी। उसी प्रोबेबिलिटी को क्या बोला गया है? अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी को देखो, डिफाइन करने का तरीका देखो क्या है। अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू अप टाइम डिवाइडेड बाई, ऐसे बोलते हैं, अप टाइम प्लस डाउन टाइम, ऐसा लिखा गया है।
डाउन टाइम का मतलब है कि वो टाइम जब सिस्टम काम नहीं कर रहा है ना। देखो अवेलेबिलिटी क्या है, ऐसे समझो अवेलेबिलिटी को। पहली बात की दोनों ही अवेलेबिलिटी की अगर बात करें, देखो ऐसे समझो, अवेलेबिलिटी है ना, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी है ना, मेंटेनेबिलिटी, ये तीनों ही किसको बताता है? प्रोबेबिलिटी को बताता है। ये तीनों किसको बताता है? प्रोबेबिलिटी को बताता है। अब तीनों अलग अलग चीज की प्रोबेबिलिटी बताता है। पहले रिलायबिलिटी क्या बताता है कि कोई प्रोडक्ट मेरा इतने साल तक काम कर पाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको बोला गया रिलायबिलिटी। मतलब कोई प्रोडक्ट इतने टाइम तक सर्वाइव करे अंडर दिस कंडीशन, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, उसको बोला रिलायबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी क्या है? मैंने दिया कि 20 मिनट के अंदर रिपेयर हो जाएगा, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गिवन टाइम ऑफ पीरियड में वो रिपेयर हो जाएगा, उस प्रोबेबिलिटी को बोला गया मेंटेनेबिलिटी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं जाऊं, मेरा सिस्टम मुझे काम करता हुआ दिखाई देगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको बोला गया अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी को हम लोग बोल देते हैं कि जो हमारा फार्मूला एक तरीके से बोल लीजिए, इट इज अप टाइम डिवाइड बाय अप टाइम प्लस डाउन टाइम। और इनफैक्ट अवेलेबिलिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे यहां पे, अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू MTBF डिवाइडेड बाई MTBF है ना, प्लस MTTR। MTTR ही तो वो डाउन टाइम है, MTTR ही तो वो क्या है? डाउन टाइम है। MTTR क्या है? मतलब मशीन हमारा अंडर रिपेयर चल रहा है, वो डाउन टाइम पे है हमारा। अच्छा, वाई वी टेकन MTBF, वाई नॉट MTTF? सोचो, MTTF किसके लिए यूज होता है? वो प्रोडक्ट जो नॉन रिपेयरेबल है। तो भाई अगर कोई प्रोडक्ट नॉन रिपेयरेबल है, या तो काम कर रहा है या तो फेल है, उसकी अवेलेबिलिटी या तो 100% है या तो क्या है, 0% है। दो ही चीज तो ऑप्शन होगा। तो यहां पर अवेलेबिलिटी में मेनली हम बात करते हैं किसकी? जब प्रोडक्ट हमारा रिपेयरेबल होगा, और रिपेयरेबल होगा तो उसका टाइम क्या होगा? MTBF। इसलिए यहां पर लिखा गया MTTF डिवाइड बाय MTTF प्लस MTTR। अच्छा सोचो, अगर MTTR का वैल्यू 0, मतलब रिपेयर टाइम किसी तरीके से मान लो 0 कर दो। अगर आपका रिपेयर टाइम 0 है, मान लो 0 टाइम में आप रिपेयर कर देते हो, अगर MTTR का वैल्यू 0 है, इफ MTTR इज 0, तो आपको नहीं लगता कि अवेलेबिलिटी शुड बी 100%? और होना भी चाहिए। और ये फार्मूला बताता है कि अगर MTTR का वैल्यू 0 है तो MTBF डिवाइड बाय MTBF का वैल्यू कितना? 1। अवेलेबिलिटी कितना? 100%, जो कि होना भी चाहिए लॉजिकली। अच्छा, जितना डाउन टाइम बढ़ेगा, जितना MTTR का वैल्यू बढ़ाओगे, है ना, अगर MTTR का वैल्यू इंक्रीज होगा, है ना, तो अवेलेबिलिटी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। और अवेलेबिलिटी घटता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो अवेलेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं किससे? ए से। क्लियर है? अब लिख लो इसको।
दोनों का जो कीवर्ड है वो याद रखिए। इसका कीवर्ड क्या है भाई? विद इन पीरियड ऑफ टाइम। इसका कीवर्ड क्या है? एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वो याद रखिए बिल्कुल दोनों को, है ना। क्लियर टू ऑल? चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से आंसर निकालिए इसका। सिंपल है, देखो इसमें हमसे क्या पूछा? अवेलेबिलिटी। निकाल लीजिए आंसर डायरेक्टली। कैसे निकलेगा अवेलेबिलिटी? इट इज MTBF डिवाइडेड बाय MTBF प्लस MTTR, है ना। क्या हो जाएगा ये? कितना दिया है? 10,000। 10,000। अच्छा इसमें देखो 100 कस्टमर दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने कस्टमर उसको यूज करते हैं ना। 10,000 प्लस 10,000 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 99.8% इज द आंसर। सिंपली उसमें 100 कस्टमर यूज करें, इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। लिखा ना इट इज बीइंग यूज्ड बाय 100 कस्टमर, उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। देखो बताया तो यार सुनते नहीं है यार ये लोग। डाउन टाइम का मतलब है कि वो टाइम जब वो सिस्टम काम नहीं करता
है ना, फेल्ड कंडीशन में, रिपेयर कंडीशन में, मतलब वो डाउन टाइम में है। जनरली अप टाइम का मतलब होता है कि वो टाइम जब सिस्टम काम कर रहा है। तो जब सिस्टम काम कर रहा है तो एक्चुअल में अगर देखो हमने एक पॉइंट बताया है कि वाई वी आर नॉट यूजिंग MTTF, अगर रिपेयरेबल आइटम होगा तो वहां MTTF लिख देंगे, लेकिन अगर MTBF लिखे हैं तो ये दोनों कवर कर ले जाता है ना। या तो लिखो MTTF, MTTF क्या होता है, अप टाइम, अप टाइम का मतलब वो टाइम जब सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन जब आपके पास नॉन रिपेयरेबल आइटम होते हैं तो यहां पर फार्मूले में क्या लिखा जाएगा, MTBF डिवाइड बाय MTPF प्लस MTTR। क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर, डाउन टाइम अप टाइम सब है। क्वेश्चन तो लिखा है ना, यही तो क्वेश्चन है ना यार, और कौन सा क्वेश्चन है? मैं गुप्ता क्या पूछ रहे हैं आप? देखो कुमार सौरभ, पहले ये बता देते हैं कि किसी भी मशीन का रिपेयर टाइम जो है 20 दिया हुआ है, तो 1000 आदमी अगर करेगा, 1000 आदमी अगर यूज कर रहा है उसको, तो वो अलग अलग कंपोनेंट खरीदेगा ना, तो सबका रिपेयर टाइम जोड़ थोड़ी दोगे यार। आप समझो ना, उसने बोला हैज मीन टाइम रिपेयर 20 आवर इफ द प्रोडक्ट इज यूज बाय 100 कस्टमर। मान लो उस प्रोडक्ट को 100 कस्टमर यूज करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका रिपेयर टाइम तो हमेशा वही रहेगा ना यार। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है कुमार सौरभ, चलो दो। ऐसे तो हमारे पास एक और क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बिना कैलकुलेटर सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन ईएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम करा नहीं रहे इसको, ठीक है, इसको जरूरत नहीं करने की, लीव दिस क्वेश्चन। चलो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज, मेंटेनेंस क्या है। चलो पहले मेंटेनेंस से पहले बात करते हैं बाथ-टब कर्व। एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज दिस बाथ-टब कर्व? बहुत ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे बाद में। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बाथ-टब कर्व। इसी को बोला गया है लाइफ साइकिल कर्व। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। It does not depict the failure rate of single item, but describe the relative failure rate of entire population of product over the time. ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। दो ऐसे समझो, पहले क्या है, बहुत ध्यान से सुनेगा, है ना। तो एक्चुअली में ये वर्ड से याद नहीं रहेगा, लेकिन जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो याद होना चाहिए, और ध्यान सुन दोगे तो याद रहेगा। पहली बात की, बाथ-टब किसके लिए बनाते हैं? नॉट फॉर सिंगल आइटम। हम लोग सिंगल आइटम के लिए नहीं बनाते हैं। नॉट फॉर सिंगल आइटम किसके लिए बनाते हैं? फॉर पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्ट। पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्ट
व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्ट? पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है बल्क प्रोडक्ट, है ना, बल्क प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं। किसके लिए? बल्क प्रोडक्ट के लिए। अच्छा जी, चलो बल्क प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि बाथ टब कर्व किसके बीच का ग्राफ है? ये किसके बीच का ग्राफ है? इट इज अ ग्राफ है किसके बीच का? ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार कर रहे हैं ना। इट इज अ ग्राफ बिटवीन फेल्योर रेट, है ना, फेल्योर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इट इज अ ग्राफ ऑफ फेल्योर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। किसके लिए बनाते हैं? पॉपुलेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए। इट इज नॉट मेड फॉर सिंगल आइटम। तो बेसिकली हमारा वाई एक्सिस होता है फेल्योर रेट, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? टाइम, एंड इट इज अ ग्राफ बिटवीन फेल्योर रेट एंड टाइम के बीच का ये ग्राफ है। फेल्योर रेट और टाइम के बीच का ग्राफ है ये हमारे पास, है ना। फेल्योर और टाइम के बीच का ग्राफ है। अब जैसे मान लो इस बाथ टब कर्व के 3 फेज होते हैं। फेज, 3 फेज। पहला फेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। मैंने बोला इस बाथ टब कर्व के 3 फेज होते हैं। पहला फेज का नाम होता है इन्फेंट मोर्टालिटी। इन्फेंट मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी। इस पीरियड का नाम है, सेकेंड फेज का नाम है यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। और थर्ड फेज का नाम है वियर आउट लाइफ, वियर आउट लाइफ। इन्फेंट मोर्टालिटी, यूजफुल लाइफ, वियर आउट लाइफ। अच्छा जी, आपको दिख रहा होगा इन द इन्फेंट मोर्टालिटी द फेल्योर रेट डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि आपने 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाया, तो चाहे एड़ी चोटी की जोर लगा लो, 1 मिलियन प्रोडक्ट को आप बिल्कुल परफेक्ट तो बनाओगे नहीं। और मान लो कि मैंने उसे क्या किया है ना, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे मैंने उसे लगा के छोड़ दिया। सॉरी, हाँ मैंने क्या बोला? t इक्वल टू 0 पे मान लो मैंने उसे यूज करना शुरू किया। ध्यान सुनना, मैंने देखा कि जैसे ही लगाया 1-2 मिनट के बाद या 1-2 घंटे बाद 5000 प्रोडक्ट फेल हो गए। ये 5000 प्रोडक्ट 2 ही मिनट के अंदर फेल हो गए बनाने के बाद, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव बना था, उसके अंदर कुछ एरर था, उसके अंदर कुछ फॉल्ट था। तो जो फॉल्ट इनिशियली होगा वो रेक्टिफाई करना था, तो पहले ही 1 घंटे में 500 फेल हो गए, नेक्स्ट दूसरे घंटे में देखा 3000 फेल हो गए, नेक्स्ट चौथे घंटे में देखा या 5वें घंटे में देखा 1000 फेल हो गए। ये लगातार फेल्योर रेट घटता गया। बेसिकली फर्स्ट फेज जिसका नाम है इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टेज, इस फेज में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इनिशियल एरर है, जितने भी इनिशियल फेल्योर है, उनको रेक्टिफाई करते हैं। आपको नहीं लगता कि कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव बना होगा, जैसे लगाओगे फेल हो जाएगा? तो पहला फेज जिसका नाम है इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टेज, इस रीजन में जितने भी इनिशियल एरर है, अर्ली फेल्योर है, उनको हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो यहां से इसीलिए जो ज्यादा फेल्योर मतलब इनिशियली में बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं, धीरे धीरे टाइम साथ कम होता जा रहा है कि भाई जो मेजर फेल्योर है वो रेक्टिफाई होता गया, और यहां तक आते 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 आपका पहला फेज कंप्लीट होता है। रीजन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। रीजन 1 जिसका नाम था इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टेज, मतलब आप कह सकते हो कि इसी को बोलते हैं ना कि इनिशियल एरर, डीबगिंग स्टेज। जितने इनिशियल एरर थे सब रेक्टिफाई हो गए उसी में, पर 100% कोई चीज रेक्टिफाई नहीं होता है, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैक्सिमम रेक्टिफाई हो गए। अब मैंने बोला कि जो प्रोडक्ट बच गया, जितने भी डिफेक्टिव थे सब बाहर हो गए, अब जो बच गया उन प्रोडक्ट का शुरू होता है हमारा कौन सा लाइफ, वियर आउट लाइफ। ये हमारा लाइफ है वियर आउट लाइफ, सॉरी यूजफुल लाइफ। कौन सा लाइफ शुरू होता है, यूजफुल लाइफ। यहां शुरू हुआ हमारा कौन सा लाइफ भाई, यूजफुल लाइफ। अच्छा ऐसा है कि देखो इस रीजन में इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टेज में फेल्योर रेट टाइम के साथ घट रहा था,
फेल्योर रेट टाइम के साथ घट रहा था, लेकिन इस रीजन में हम ये दिखा रहे हैं कि फेल्योर रेट टाइम के साथ कांस्टेंट है। अच्छा, फेल्योर रेट टाइम के साथ कांस्टेंट होने का ये मतलब नहीं कि इस रीजन में फेल नहीं हो रहा, फेल तो इस रीजन में भी हो रहा है, लेकिन उसका रेट कांस्टेंट है। जैसे मान लो आज 20 फेल हुआ, कल भी 20 फेल हो रहा है, परसों भी 20 फेल हो रहा है, तो ये फेल हो रहा है लेकिन उसका रेट दिखा रहा है कांस्टेंट है। अच्छा चलो, पहले रीजन में तो आपने बता दिया फेल क्यों हो रहा था, बिकॉज इनिशियल एरर था, मैन्युफैक्चरिंग एरर था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, प्रॉपर वेल्डिंग नहीं था, प्रॉपर टाइट नहीं था, पुअर कनेक्शन, पुअर वेल्डिंग, सब लिख दिया आपने। इस रीजन में फेलियर होने का कारण है भैया, तो मैंने ये बोला कि यार इट इज बिकॉज ऑफ एनी ऑब्वियस रीजन। मैंने बोला कि ऐसा थोड़ी ना कि कोई प्रोडक्ट आप बिल्कुल परफेक्ट बनाए हो, सही बनाए हो, तो वो अपनी लाइफ से पहले फेल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है यार। तो इस रीजन में फेल होने के कारण आप ये बता सकते हो इट इज बिकॉज ऑफ एनी ऑब्वियस रीजन, देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस कि इसमें क्यों फेल होता है। कुछ फेलियर होते रहते हैं, सही बनने के बाद भी चीजें फेल होती हैं। मैंने बोला यहां तक आते आते सेकेंड फेज कंप्लीट होता है, मतलब उसका जो यूजफुल लाइफ है वो खत्म हो गया। अब शुरू होता है उसका कौन सा लाइफ, उसका वियर आउट लाइफ शुरू होता है। वियर आउट लाइफ शुरू होने का मतलब क्या है, अब प्रोडक्ट कभी भी फेल हो सकता है। मेरे हिसाब से उसकी लाइफ यहीं पे खत्म हो चुकी है। अगर किसी चीज की लाइफ खत्म हो चुकी है तो वो कभी भी फेल हो सकता है। तो मैंने देखा जैसे ही लाइफ खत्म हुआ, जैसे मान लो कि आप मेडिकल स्टोर दवा खरीदते हो, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसमें लिखा है कि 20 अगस्त या 22 अगस्त को, मान लो 22 जनवरी को एक्सपायरी डेट है, तो इसका मतलब 22 को खत्म हो जाएगा, 21 को 23 को चलेगा ही नहीं। मतलब आज हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से वो इसका एक्सपायरी डेट है, नाउ इट कैन फेल एनी टाइम। तो मैंने बोला इसके बाद वो फेल होना शुरू हुआ, तो जो यहां पे कुछ फेल हो गए, कुछ उसके अगले दिन फेल हो गए, कुछ उसके अगले दिन फेल हो गए, और यहां तक आते आते सारे फेल हो गए। इसीलिए इसका नाम है वियर आउट लाइफ। और यहां तक जो है, यहां पर फेल्योर रेट क्या है, टाइम के साथ बढ़ेगा, कि ऑब्वियसली यहां तक आते आते सारे प्रोडक्ट क्या हो जाने चाहिए, फेल। तो पहले रीजन का इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टेज में फेल्योर रेट टाइम के साथ घटता है। सेकेंड रीजन जिसका नाम है यूजफुल लाइफ, फेल्योर रेट टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। थर्ड रीजन जिसका नाम है वियर आउट लाइफ, यहां फेल्योर रेट टाइम के साथ बढ़ता है। तो फर्स्ट डिक्रीजेस, देन कांस्टेंट, देन इंक्रीजेस। दिखने में थोड़ा बाथ टब जैसा लगता है, इसलिए नाम रख दिया गया बाथ टब कर्व। ठीक है, लिख डालो फटाक से इसको। पहले थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इंडिविजुअल रीजन का। बिल्कुल सही कह रहे हैं वरुण। और ये क्या कह रहे हैं सर, वियर आउट फील का भाई वियर आउट का स्पेसिफिक रीजन क्या है, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है ना। अगर किसी भी चीज की लाइफ खत्म हो चुकी है तब वो फेल ही होगा ना, अब क्या बचेगा उसके पास। अगर किसी भी चीज की लाइफ खत्म हो गई है तो अब वो तो फेल ही होगा ना। ये बात टफ कर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे यकीन है कि मेंटेनेंस, जो मशीनरी मेंटेनेंस वाला जो पार्ट है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए बात टफ कर के बारे में। मिस्टर प्रणव लिख लो पहले।
ठीक है भाई। तो देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी में अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखो एक चीज और, चलो यहीं पर किसी ने याद दिला दिया और ऐसी अच्छी बात उन्होंने याद दिलाया है कि देखो अगर हम बात करें कि इस रीजन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, तो इस रीजन में लगेगा हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। याद करिए क्यों ऐसा बोल रहे हैं। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन द फेल्योर रेट इज कांस्टेंट। तो इस रीजन में आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, इस रीजन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन भाई, वेब्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। याद है ना, वेब्यूल कब होता है, जब हमारा फेल्योर रेट इंक्रीज या डिक्रीज करता है, वेब्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां भी हमारा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, पहले रीजन में वेब्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला में वेब्यूल, तीसरा में वेब्यूल और दूसरा में एक्सपोनेंशियल, क्योंकि फेल्योर रेट टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है। दो एक बात समझो, पहला रीजन, फर्स्ट रीजन, रीजन 1, जिसका नाम है इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी। दो इस रीजन में क्या है, समझिए बात को, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इस रीजन का दूसरा नाम पहले समझो क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज, लिख दे रहे, इट इज ऑल्सो नोन एज डीबगिंग स्टेज, डीबगिंग, it is also known as debugging stage, debugging stage। और इसी को बोला गया है अर्ली फेल्योर, अर्ली फेल्योर। देखो इसी रीजन का नाम है ना, इसी रीजन का नाम है अर्ली फेल्योर या डीबगिंग। व्हाई इट इज कॉल्ड डीबगिंग स्टेज। इस रीजन में क्या होता है, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो आप इनिशियली उसको रन कराते हो, तो उसमें जो एरर आता है उसको क्या बोलते हैं, बग्स, और उसी बग्स को हटाना ही क्या कहलाता है, डीबगिंग। वही बात ये है कि पहले आपने बनाया और पहले बनाने के बाद हमारे पास जो उसमें इनिशियल एरर है, जो मैन्युफैक्चरिंग एरर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, और उसीलिए उसका नाम है इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टेज। वी आर रेक्टिफाइंग द इनिशियल एरर, मैन्युफैक्चरिंग एरर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, इनको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, उनको हटाते हैं, है ना। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डीबगिंग स्टेज। याद रखिएगा, इसकी का नाम है अर्ली फेल्योर भी। यहां लिख दे रहे फेल्योर रेट, फेल्योर रेट डिक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फेल्योर रेट टाइम के साथ क्या होता है, घटता है। तो यहां पर फेल्योर होने के कारण क्या है, लिख दे रहे हैं इनिशियल एरर, है ना, इनिशियल एरर, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, पुअर कनेक्शन, है ना, पुअर वेल्डिंग, ये सब रीजन हो सकते हैं वहां पे फर्स्ट स्टेज के लिए, है ना। दिस काइंड इट माइट बी, ये सब रीजन हो सकते हैं पहले स्टेज के लिए, है ना। तो पहले रीजन में क्या है कि जितने भी इनिशियल एरर है, मैन्युफैक्चरिंग एरर है, उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। इसीलिए उसका नाम है इन्फेंट मोर्टेलिटी स्टेज, डीबगिंग स्टेज या इनिशियल एरर या अर्ली फेल्योर, है ना। रीजन 2, रीजन 2, दो रीजन 2 का नाम हमने क्या बताया, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, या इसी का दूसरा नाम हमारे पास होता है चांस फेल्योर फेज, चांस फेल्योर फेज, है ना, ये इसका दूसरा नाम है। दो इस रीजन की अगर हम लोग बात करें, इस रीजन के बारे में अगर कुछ पॉइंट लिखे, तो पहला पॉइंट तो यही है कि इट इज अ मिडिल स्टेज ऑफ द बाथटब कर्व,
it is the middle stage of the bathtub curve. It is the middle stage of the bathtub curve. दूसरा पॉइंट जो इसी को बोलते हैं इट इज द मिडिल स्टेज ऑफ द बाथटब कर्व। अगर एक और पॉइंट की बात करें तो यहां पर फेल्योर रेट क्या होता है? कांस्टेंट। फेल्योर रेट है ना, रिमेन कांस्टेंट। फेल्योर रेट रिमेन कांस्टेंट। एक और पॉइंट ले रहे, इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंस पीरियड, इट इज मोस्ट significant period for reliability prediction. It is the most significant period for the reliability prediction. Why I am saying most significant period? क्योंकि इसी पीरियड का लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है, और यही पीरियड हमारा क्या है? यूजफुल लाइफ है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड। रीजन 3, वियर आउट लाइफ है ना, वियर आउट लाइफ। ये क्या है भाई? इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द बाथटब कर्व। It is the final stage of the bathtub curve. It is the final stage of the bathtub curve, है ना? Next point. The failure rate increases. The failure rate increases with time. The failure rate increases as the product begin to wear out because of age or lack of maintenance, because of age or lack of maintenance. मोहम्मद आसिम, क्या आपका इनफाइनाइट मोर्टेलिटी स्टेज क्लियर है? अभी जो इनफाइनाइट मोर्टेलिटी का मतलब है ना, जो उसमें इनिशियल एरर होते हैं, जो मैन्युफैक्चर, जैसे मान लो आपने कोई चीज बनाया है, अब वेल्डिंग प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर असेंबल नहीं है, तो वो तुरंत रेक्टिफाई होंगे ना। तो जो पहला पीरियड होता है जिसका नाम है इनफाइनाइट मोर्टेलिटी, उसमें हम लोग जो इनिशियल एरर होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, उनको क्या करते हैं? रेक्टिफाई करते हैं। क्या लिख रहा है राजेश के पास? जैसे हम किसी मशीन को लेने गए मार्केट से, जब दुकान में टेस्टिंग की तो उसमें डिफेक्ट आया या फेल्योर भी है या इनफेर्मल। यार ये सब मशीन, ये सब कंपनी के अंदर की बात चल रही है भाई, ये कहाँ है आप खरीदने चले गए हैं?
राजेश कुमार, ये सारी बातें हैं। 1 लाख एक आप सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, हम बात करें मिलियंस ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये सब तो कंपनी के अंदर टेस्टिंग चलेगा ना यार। प्रणव, योर डाउट इज क्लियर? दो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन यूज होते हैं अलग अलग जगहों पे, पर हमें जरूरत नहीं है। शेप ऑफ द कर, अरे वो सीधा बाथ टब लिखा ही है शेप ऑफ बाथ टब, भाई कैसी बात करो, इसका नाम है ये बाथ टब कर्व है ना, तो बाथ टब कैसा होता है? कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा ही तो होता है बाथ टब, ऐसे है तो रफली वो ऐसे है, शेप की वजह से ही तो बाथ टब बोला गया है उसको। दो रीजन 3 में क्या है कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो चुकी है, लिखा है ना, द फेल्योर रेट इंक्रीजेस एज द प्रोडक्ट बिगिन टू वेयर आउट। क्यों? बिकॉज ऑफ एज, क्योंकि उसकी एज हो चुकी है, उसकी उम्र हो चुकी है ना, और लैक ऑफ मेंटेनेंस। सर क्या लिख रहा है, ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट के लिए है सर, और जैसे जैसे डीबगिंग करते जाएंगे फेल्योर रेट कम होता जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, आप सॉफ्टवेयर चलाते हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो आप उसमें रन करते हो डीबगिंग, धीरे धीरे डीबगिंग तो कम होता जाएगा ना। शेप ऑफ द कर्व इन रीजन 3, अरे भाई मेरे कुछ भी बना लो यार, ऐसे कर्व बना दिए, ऐसे पैराबोलिक, मुझे नहीं, इट जस्ट इंक्रीजिंग, वी कांट से अबाउट द शेप की स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, पैराबोलिक है, क्यूबिक है, क्या कुछ तो है, बढ़ रहा है। और हमारा जो पूरा मेंटेनेंस का उद्देश्य है ना, नोट कर लिए पहले इसको, नोटेड ऑल। क्यों नहीं होगा भाई, वियर आउट कंपनी में कैसे होगा? कंपनी पहले टेस्ट करती, कंपनी वारंटी गारंटी कैसे देती है? तो प्रखर कुमार के बोलना पूछना है कि सर ये कंपनी में टेस्ट कैसे होगा, तो पहले आप समझो। अच्छा आप बताओ, मान लो कंपनी को गारंटी दिया, गारंटी उसने दिया है या वारंटी दिया 2 साल तक, इसका मतलब उसने 2 साल यूज किया होगा ना। होता क्या है समझो, जैसे मान लो एक कैलकुलेटर है, मुझे इसकी लाइफ बतानी है कि इसकी लाइफ कितनी होगी। अब ये 5 साल इसकी लाइफ है मैंने बोला, तो क्या कंपनी इसको 5 साल तक वेट कर रही होगी, 5 साल तक इसको चलाया होगा, उसके बाद हम कंपनी प्रोडक्ट मार्केट में लाई होगी क्या? मान लो मैंने कैलकुलेटर की कंपनी बनाया, तो ये मेरी कंपनी है, मैंने कैलकुलेटर बनाया और मुझे कैलकुलेटर को मार्केट में बेचना है, तो मुझे कंपनी को बताना होगा, कस्टमर को बताना होगा कि भाई इसकी लाइफ 3 साल है, 4 साल है, तो मैं 3 साल पहले इसको यूज करूंगा और फिर डिक्लेयर करूंगा कि 3 साल लाइफ है, तब मार्केट में लॉन्च करूंगा। ऐसा नहीं है, वहां होता है कंडीशन मॉनिटरिंग। आप 3 साल में इस कैलकुलेटर को कितनी बार कीबोर्ड दबाओगे, इसके बटन दबाओगे, वो काम मैं 2 दिन में करूंगा। मैं लगाया ऑटोमेटिक मशीन, और ऑटोमेटिक मशीन का काम क्या था, वो लगातार इस पे ऐसे 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 कर करके वो चला रहा है। आप भी तो यही काम करते हो ना कैलकुलेटर में, बटन ही तो दबाते हो। तो जो काम आप 3 साल में करोगे, वो काम उसने 3 दिन में लगातार करवाया और बता दिया कि भाई ये इतने देर तक, इतने इंटर तक वो चलेगा। और अब उसने नॉर्मली एक आदमी से पूछा कि भाई तुम एक दिन में कितना इंटर मारते हो, उस हिसाब से उसने लाइफ डिसाइड कर लिया। तो कंपनी का ही काम है ये सब, कंपनी कैसे डिसाइड करेगा, समझ गए ना। ये कौन है मिस्टर अनुज कुमार, इन्वेंट्री क्या होता है, ये सब पढ़ाया नहीं है क्या? और ये कौन है, ये मिस्टर तौसिक खान, तुम्हें तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्वेश्चन करा दो। तुम बताओगे क्या मुझे कि कब कराना है, क्या कराना है?
देखो, हाँ क्या बात कर रहे थे, वियर आउट लाइफ में। तो कंपनी क्या करती है ना कि कंपनी के अंदर का ये सब काम है। हम पूरा जो मेंटेनेंस का काम क्या है हमारा, जो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो भाई हमारा जो अल्टीमेटली एम है वो ये है कि भाई मैं किसी भी तरीके से यूजफुल लाइफ को बढ़ाऊं। हमारा जो मेंटेनेंस का मेन उद्देश्य है वो क्या है, अगर हम लोग बात करें कि मेंटेनेंस का मेन उद्देश्य क्या हमारा है, मेन काम क्या है मेंटेनेंस का, इंक्रीजिंग यूजफुल लाइफ। मुझे किसी तरीके से मेंटेनेंस का काम क्या है, यूजफुल लाइफ को क्या करना, इंक्रीज करना। यह है मेंटेनेंस का असली काम। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ना मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस क्यों करते हैं, हमारा अल्टीमेटली मेंटेनेंस का काम ही यही है कि यूजफुल लाइफ को बढ़ाना। बिल्कुल बल के साथ। देखो बल के साथ भाई, जैसे समझो बात को ना, कंपनियां बहुत काम करती है। बल का मतलब आपने ले लिया पूरा 1 मिलियन ही क्या, इज जस्ट अ वे कि हाउ वी डिसाइड, है ना। अब सिंगल आइटम के लिए बाथटब कर्व नहीं ड्रा करते ना। बल के केस में भी यही है भाई। फेल्योर रेट, अब सोचो अगर फेल्योर रेट बना रहे हो तो एक आइटम का फेल्योर रेट तो नहीं होगा ना। तो कंपनियां एनालिसिस करती हैं कि भाई पहले हमारा जो मतलब जो हमारा टेक्निक है वो बिल्कुल, अभी कभी पढ़ेंगे कि मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस की टाइप क्या होती है, कैसे मेंटेनेंस करते हैं, ये सब बात करेंगे अभी। क्या पूछ रहे सर, मेंटेनेबिलिटी दो बताया तो था यार। मेंटेनेबिलिटी क्या है कि जैसे मान लो कोई मशीन है ना, इस मशीन का मैंने बोल दिया कि रिपेयर टाइम, मान लो हमने बोल दिया कि इसका रिपेयर टाइम है 20 मिनट। ध्यान सुनना, कितना है, 20 मिनट। तो मैंने बोला जाओ इस मशीन को लेके जाओ और जब भी फेल हो उसको इस तरीके से रिपेयर करना। तो जब आप घर लेके गए रिपेयर करने के लिए, तो मैंने पूछा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन 20 मिनट के अंदर रिपेयर हो जाएगा। इसी 20 मिनट के अंदर रिपेयर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी को ही बोला गया क्या चीज, मेंटेनेबिलिटी। ये भी एक प्रोबेबिलिटी ही है। अरे मेरे भाई, इन्वेंट्री कराया नहीं है, इन्वेंट्री क्या होता है ये तो बताया है ना यार अनुज, कैसी बात कर रहे हो। एबीसी एनालिसिस पढ़ाया था, एबीसी एनालिसिस में ये बात नहीं बताई कि इन्वेंट्री क्या होता है। मैंने बताया कि अगर एक कार की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस कार की मैन्युफैक्चरिंग में जो भी सामान यूज हुआ सब इन्वेंट्री कहलाएगा। इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, सेमी फिनिश प्रोडक्ट, इनको बोलते हैं इन्वेंट्री। और उसका टाइम आएगा, अभी इन्वेंट्री पढ़ाएंगे भी। एनीवे ठीक है। यहां तक क्लियर सबको। चलो सर, एक छोटी सी चीज बता देते हैं। हाँ, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये हमने बताई थी उस समय पे, है ना। वहां पे बहुत सारे बताए थे, HTML क्या है, FNSD क्या है, वो सब बताए हुए थे। और वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी भी आ सकते हैं। इनफैक्ट अगर इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री क्या होता है, इट कैन बी फील्ड। जैसे आप मान लो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात करें तो कोई कंस्ट्रक्शन करने में जो भी सामान यूज हुआ, छड़, गट्टी, बालू, सीमेंट, ये सब क्या है, इन्वेंट्री है। ये सब है, अभी बिल ऑफ मटेरियल फटेरियल ये सब भी आएगा यार, तो रुको जरा सबर करो। एक पॉइंट आपको बता देते हैं, चलो यहां पे है। अच्छा मैंने लिख रखा है, चलो पहले से, चलो बता देते हैं थोड़ा सा। वैसे इतनी जरूरत है नहीं, लेकिन देखो ये फिर भी ये जान लो। जैसे मान लो, बहुत ध्यान से चलो,
एक और पॉइंट की छोटी सी बात कर ले। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन का, लेट से हमारे पास n नंबर ऑफ कंपोनेंट लगाए गए हैं सीरीज में और सबका फेल्योर दिया हुआ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n दिया हुआ है। अब मान लो इसकी रिलायबिलिटी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, R1 का वैल्यू आ जाएगा, R2 आ जाएगा, Rn आ गया। अब अगर सीरीज में है तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास Rs का वैल्यू आ जाएगा, इट इज R1 इंटू R2 अप टू Rn, ये आएगा हमारे पास। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो देखो ध्यान से, ये क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास रिलायबिलिटी का फार्मूला आया, ये आया रिलायबिलिटी हमारे पास, ये है रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम। बेसिकली रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम क्या लिखा है, e टू द पावर माइनस, अगर इनको समेशन के फॉर्म में लिखा जाए, माइनस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके n और लिख दे यहां लैम्डा आई इंटू टी, तो चलेगा। सारे लैम्डा का सम कर दिए, क्लियर है। अब देखो वही बात यहां लिखा है, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई इक्वल टू 1 से लेके n लैम्डा आई इंटू टी। अब बात समझो कि अगर ये RS है रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, दिस इज द रिलायबिलिटी इक्विवेलेंट, देखो ये है हमारा रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये हमारा क्या है, इट इज द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, ये हमारा है रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, इट इज रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम की रिलायबिलिटी है। अगर ये सिस्टम की रिलायबिलिटी है तो मुझे बताओ, अभी आप हमेशा R बराबर लिखते थे e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो अगर ये सिस्टम की रिलायबिलिटी है तो लैम्डा भी तो सिस्टम का होगा, इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा है यही होगा सिस्टम का फेल्योर रेट। लिखा इक्विवेलेंट फेल्योर रेट विल बी इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n। तो अगर पूछा जाए कि अगर ये पूरा सिस्टम का फेल्योर रेट है तो पूरे सिस्टम का MTTF क्या लिखा जाएगा, इट इज 1 अपॉन लैम्डा आई का समेशन। और अगर मैं बोल दूं कि अगर सारे कंपोनेंट की रिलायबिलिटी सेम है तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 सारा क्या हो जाएगा, लैम्डा n, तो यहां से MTTF का वैल्यू आ जाएगा, इट इज MTTF फॉर सिस्टम, इट इज 1 अपॉन n लैम्डा। और ये किसके लिए है, फॉर सीरीज कनेक्शन के लिए है। तो जस्ट एक फार्मूला यहां पर याद रखिए, हो सकता है कि उस पे इस फार्मूले पे क्वेश्चन आ जाए, MTTS इज इक्वल टू 1 अपॉन n लैम्डा। ये तब है जब सारे कंपोनेंट का रिलायबिलिटी क्या हमने लिया है, सेम, और n नंबर ऑफ कंपोनेंट लगाए गए हैं सीरीज में। लिख लो जल्दी से इसको। टी सबका सेम है ना, तभी तो हमने लिया है। हाँ बस इतना ही करेंगे यार, ये तो कर लो। MTTF लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली नॉन रिपेयरेबल की है, बिल्कुल सतराम आलम है ना, सतराज क्या नहीं कह रहे, सरताज आलम सॉरी, है ना। तो ये बिल्कुल MTTF लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये नॉन रिपेयरेबल के लिए होगा, है ना।
तो हो सकता है क्वेश्चन में आपसे इस पर पूछ ले कि भाई MTTF फॉर द सिस्टम व्हेन इन द सीरीज एंड व्हेन ऑल कंपोनेंट हैव द सेम रिलायबिलिटी, देन हमारे लिए फार्मूला क्या है, MTTS फॉर द सिस्टम दैट इज इक्वल टू 1/n लैम्डा, है ना। इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आ जाए, है ना। हाँ, सिर्फ फार्मूला भी अगर लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो फार्मूला से ही मतलब है ना। इस केस में सारे आइटम का दो, अब पर मुझे पढ़ाने के लिए तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे आया है, लेकिन आप अगर फार्मूला भी याद रखते हो तो आपके लिए काम इजी है। आप कौन सा कन्वेंशनल पेपर देने जा रहे हो, प्योरली ऑब्जेक्टिव पेपर देना, आप फार्मूला से काम चलाओ। सेम थिंग विद द MTBF इफ द कंपोनेंट इज रिपेयरेबल। अगर रिपेयरेबल होगा तो MTTF की जगह पे क्या आ जाएगा, MTBF आ जाएगा, है कि नहीं। क्लियर टू ऑल। ठीक है भाई, चलो आज के लिए बस किया जाए। दो कल हम लोग ना इसी में देखो एक अभी बहुत बात करना, अभी हमने बात किया ना कि हमको ये जो बात टफ कर था इसकी क्या बनाना है, इसका हमको बढ़ाना है इंक्रीजिंग द यूजफुल लाइफ, और उसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेंटेनेंस। कल की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है, व्हाट इज रिएक्टिव मेंटेनेंस, है ना, पूरा बात करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, और बात करते हैं मेंटेनेंस क्या होती है, कैसे करते हैं, व्हाट इज FMECA, ये सब बात करेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना, आज की क्लास यहीं तक। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द 5 PM। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहिए, मस्त रहिए।